दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का मॉडल पर हर एक का एक्सप्लेन सॉल्यूशन उत्तर सहित। और चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में देख लोगे आप, चाहे कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, हर एक चीज को समझ भी जाओगे। और एग्जाम में जितने सारे आप लोग प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्न आप लोगों को इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, जी हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियोस नहीं मिलते हैं, फिर एग्जाम खराब चल जाता है। इसलिए चलिए देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और कई सारे वीडियोस आएंगे, उनको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए क्लास 8 का है, टोटल 50 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन से 1 घंटे का समय मिलेगा। चलिए पहला सवाल है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 5 को हमें ऐसा कितना से गुना करें कि गुना करने पर 1 आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 5 का उल्टा, तो 5 का उल्टा क्या हो जाए? 1/5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? देखिए गुणनफल 1 अगर प्राप्त करना है 7/23, यानी इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम ही निकालना है। तो 7/23 को बताओ इनमें से किस में गुना करोगे? इसमें गुना करोगे। देखो 7/23 को गुना करो, 23 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 नहीं बचेगा। तो बिल्कुल 23/7 से गुना करने पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर? निम्न में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या नहीं है यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप इनका सभी का वर्गमूल निकाल के देख लेना, सबका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाएगा। लेकिन ये जो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए 12 है ना, इनका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा। आप 12 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या? नहीं निकलेगा। 12 को आप ज्यादा से क्या लिख सकते पाओगे बताओ? 2 × 2 × 3 मतलब 2√3 आ जाएगा ना। तो ये पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। बाकी 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। उसी तरह इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब 111 होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए ये जो है ना, ये 21 का वर्ग है और ये जो है ये 22 का वर्ग है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये चीज मिलेगा। क्या इसके बीच कोई संख्या दिख रहा है? नहीं। तो क्या होगा? शून्य। इसके बीच कोई संख्या ही नहीं है, तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? 1 भी नहीं होगा, शून्य होगा। एक वर्गाकार फर्श है जिसका एक किनारा 5 मीटर है। मतलब वर्गाकार कोई फर्श है जिसका एक किनारा यानी भुजा कितना है? 5 मीटर। ए बराबर 5 मीटर दिया हुआ है। उसका फर्श का क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार है फर्श, वर्ग का आकार है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर करेंगे यानी भाई 5 का स्क्वायर कर देंगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या? 5 × 5 और 5 पचे कितना होता है? 25। मारो तो 25, देखो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। तो ध्यान देना, यहाँ 25 वर्ग मीटर है, यहाँ 25 वर्ग इकाई है और 25 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल जब निकालते हो ना, वर्ग मीटर में आता है, यानी कि मीटर स्क्वायर में आता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, वरना कोई गलत, भाई सब जगह 25 मिला, आप ऑप्शन देखे नहीं, यहाँ पहले देखे मार दिए, गलती हो जाएगा। नहीं बच्चा, आगे देखो -7 के पावर में 3 का मान होगा। देखिए -7 के पावर में 3 का अर्थ क्या होता है दोस्त? -7 गुने -7 और गुने -7। भाई पावर में 3 है, 3 बार गुना कर दिए, सॉरी 3 बार गुना कर दिए। तो 7 से तो 49 को आप 7 से गुना कर देना। जब 49 को 7 से गुना करोगे ना, तो ये आ जाएगा 343, 343। और माइनस माइनस से प्लस, प्लस माइनस से माइनस, यानी -343 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तभी ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चा। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगला सवाल देखते हैं। क्या है इसका घनमूल? क्या होगा? तो घनमूल मतलब पता ही है क्या होता है? तो क्या है? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और फिर क्या है? ×4 × 4 × 4, ये है ना घनमूल। मतलब यहाँ पे 3 होता है, 3 को में 1 निकलता है, तो 3 को 2 में 1 2 निकल जाएगा, 3 को 3 में 1 3 निकल जाएगा, और 3 को 4 में 1 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 3 6 6 24, 24 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पूर्णांक a की पावर में m के लिए m कहलाता है। a की पावर में m, तो m क्या है? m भाई घातांक है। जो पावर में रहता है उसको क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अगर पूछता a क्या है तो a आधार है, m क्या है तो m घातांक है। जैसे a की पावर में 8, तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा? घातांक हो जाएगा या घात हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है बच्चा। इसका गुणन व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। तो 2/3 का क्या हो जाएगा बताओ? गुणन व्युत्क्रम 3/2। ऑप्शन ए मतलब क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन सी। ए की पावर में m और b की पावर में m के बराबर होगा। देखो a की पावर में m और b की पावर में m, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुने b की पावर में m, यानी इसको हम लिख सकते हैं ab की पावर में m। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 11 नंबर, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहा, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो या कुछ हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2, 3, 4 और यहाँ लास्ट में x है, 6 से विभाज्य हो तो x का मान, यानी देखिए 2, 3, 4 और लास्ट में क्या है x। अब बोल रहा ये जो 6 से भाग जाएगा तो x का मान क्या होगा। देखो इसको हम अगर काटेंगे, अच्छे से ध्यान दो, ये कितना से काटेगा, 6 या 18, कितना बचा जी, 5 बचा, यहाँ 54 हो जाएगा ना, तो 6 नाम 54 कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ x बच रहा है, तो x कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 तो होना चाहिए ना। x की जगह 6 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, इसलिए x का जगह क्या हो जाएगा 6। ये कटने के लिए x का मान कितना होना चाहिए 6, तो ही पूरा पूरी भाग जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। वीडियो को एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो 4y7x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है, गुणांक क्या है, मतलब इसमें संख्या में गुणांक क्या है, तो 4/7 है ना, तो 4/7 सही उत्तर हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान होगा, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या है, 2 गो है, यानी a प्लस बी का क्या हो जाएगा, 2 गो है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सी सही हो जाएगा। तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर है का मान होगा, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान सभी को पता ही है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह पे a और इंटू b की जगह पे क्या हो जाएगा 2 और प्लस b स्क्वायर इंटू का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4a, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 कहीं दिख रहा है तो मार दो गोली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या देखिए, 5a² का सार्वगुणनखंड है, 5a² का सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो देख लो बच्चा, बस इसको तोड़ दो सच्चा सच्चा, 5a² यानी 2 गो a है और क्या है b, तो ये b हो जाएगा, तो 5 इंटू ए इंटू ए इंटू बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वाह क्या बात है। देखो अगला सवाल, डैश का गुणनखंड x प्लस ए और x प्लस बी होगा, तो एक एक करके हमको चेक करना होगा। चलिए सबसे पहले इसको लेके देखते हैं। तो देखो इसको क्या है, x² है तो हम x² लिख देते हैं, ऑप्शन ए को देखो अभी, ठीक है, x² है तो, क्योंकि सबको तोड़ के हमको देखना होगा पहले, x² है तो x², इसको देखते हैं 1 नंबर को, ठीक है। फिर प्लस क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स है, तो एक बार x से गुना होगा तो ax हो जाएगा, एक बार b से गुना होगा तो bx हो जाएगा, और प्लस में क्या है a b है, कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पर x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा b हो जाएगा तो x प्लस b हो जाएगा, सॉरी x प्लस a फिर से, तो यहाँ भी x प्लस a, यहाँ भी x प्लस a, और ये प्लस b कॉमन है ना, तो x प्लस a कॉमन लेंगे क्या बचा, x प्लस b बचेगा ना, तो इसको लेंगे कॉमन तो ऐसा हो जाएगा x प्लस a और x प्लस b, क्योंकि x प्लस b कॉमन ले लेंगे, सॉरी x प्लस a कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा x प्लस b हो जाएगा, तो x प्लस a x प्लस b क्या हो जाएगा x प्लस a x प्लस b, यानी इसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी किसी को भी सॉल्व करना है नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला देखो, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, कोई एक रैखिक समीकरण है ना, तो उसका कितना सारा हल हो सकता है, यानी x का कितना मान निकाल सकते हो कोई भी रैखिक समीकरण का, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही मान निकाल सकते हैं, जैसे देखो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, एक रैखिक समीकरण है, तो आप यहाँ से x का मान कितना निकाल सकते हो, 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा, ये 4x बराबर हो गया तो x बराबर कितना हो गया 1/4, समझ में, तो एक ही मान निकल रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हम लोग का क्या कि 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 8 है, समीकरण का हल क्या होगा, ध्यान से देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x और इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और उधर है बराबर 8 और उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 5x में 2x जाएगा तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3, 1/3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वाह पका हुआ आम, ठंडा का मौसम में आम नहीं खाना चाहिए, गर्मी में खाइएगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 50 आमों के समूह में 40 आम पके हुए हैं, ठीक है, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी। 50 आम है उसमें से 40% आम पका है, तो पहले हम पके हुए आम की संख्या, इसमें पके हुए आम की संख्या निकालने बोला है, तो निकाल लेते हैं भाई, कितना परसेंट पका है 40%, किसका 40%, 50 आम का, तो 50 का 40% ये निकालना है, तो 50 का गुना हो गया 40%, तो 40/100, 1 0 ये खाया और 1 0 इस चीज से खाया, तो 5 0 20 आ गया ना, क्या बात है क्या बात है, 20 कहीं दिख रहा है सर, तो 50 आमों में 40% आम पका हुआ है, तो टोटल आमों की संख्या कितना पका हुआ है 20 आम पके हुए हैं। वट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया था, ठीक है, आप सुन लो, दुकान जाते हो, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा सा जींस का पैंट लग गया, ठीक है, जींस का पैंट बहुत अच्छा लगे दुकान में, बट उसमें जो प्राइस लिखा था ना भाई, उसमें लिखा था 1000 रुपया। अब आप दुकानदार से बोल रहे हो भाई कुछ डिस्काउंट नहीं होगा क्या, दुकान चलो भाई 200 डिस्काउंट ले लो, आपको 800 में पैंट मिल गया, आप बहुत खुश हो घर आ गए, बट आपको डिस्काउंट दिया किस में गया,
आपको डिस्काउंट दिया गया 800 रुपये में कि 1000 रुपये में, 1000 रुपये में। 1000 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, क्यों 1000 रुपये उस पर लिखा हुआ, जो लिखा हुआ होता है अंकित मूल्य, जितना वो बेचता है वो विक्रय मूल्य, 800 में बेचा था 800 विक्रय मूल्य, जितना वो खरीदा था, हो सकता है 200-400 में खरीद लिया हो, ठीक है, तो वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य पर बट्टा, यानी जो छूट मिलता है ना, बट्टा मतलब होता है छूट, वो किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर, जो अंकित किया होता था उस पर जो लिखा रहता है। आप देखो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो अंकित मूल्य है। एक्स बटा वाई इज इक्वल टू के में के को क्या कहते हैं, ठीक है, 22 नंबर सवाल को देखिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्थिरांक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कुछ भी बटा है और बराबर के है तो के क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इंग्लिश में बोलेंगे तो। यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा, 23 में देखिएगा, एक्स और वाई दोनों अगर प्रतिलोम में है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाए एक्स वाई इक्वल टू के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा। कोई चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है भाई, 360। तो इसमें तीन कोण है 90 90 90 भाई, 90 प्लस 90, ठीक है, अब सॉरी 90 को सही से लिखो, एक मिनट को, तीन को कोण कितना 90 करके है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस चौथा कोण नहीं पता उसको एक्स मान लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 360। 9 3 27 270 डिग्री हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 270, इसको माइनस कर दोगे ना तो आ जाएगा 360 में 270 माइनस कर दो, कितना आएगा देख लो, इधर 360 90 डिग्री हो जाएगा ना, और क्या। ऐसे अब खुद से इसे देखो मैं बना रहा हूँ, वरना आप ऐसे भी देख के बोल सकते हो भाई, तीन को 90 करके 9 3 27 270 डिग्री हो गया, तीन को 90 होता है भाई, चौथा भी 90 हो जाएगा ना। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होता है, तो आयत के लिए विकर्ण बराबर होता है ना, आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर होता है उसे बोलते हैं आयत। 26 में, किसी षडभुज के कोनों का योग, षष्ठभुज, षष्ठभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं होती है, जी हाँ, कितने कोण होते हैं, आंतरिक कोनों का योग कितना होता है, किसी षष्ठभुज के कोनों का योग ये हो जाएगा 720 डिग्री, कितना याद रखना, 720 ही मत करना, 720 डिग्री हो जाएगा। निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा, 27वां सवाल देखो, किससे बहुफलकी नहीं बनेगा, मतलब जिससे बहुत सारा फलक नहीं बना सकते हो, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ 3 त्रिभुज, ठीक है, 3 त्रिभुज में आपका बहुफलकी नहीं त्रिभुज है, ठीक है, इसमें देखो 2 त्रिभुज है और 3 समान चतुर्भुज है, इसमें 8 त्रिभुज है, 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज है, तो इसमें जो है ना 3 त्रिभुज में इसमें आपका एक बहुफलकी मतलब बहुत फलकों वाला फिगर नहीं बनेगा। किसी त्रिविमीय आकाश में शीर्ष नहीं होता, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष मतलब सिरा जो होता है ना वो नहीं होता है, देखो पिरामिड में भी होता है, प्रिज्म में भी होता है, गोला में भी, गोला में नहीं होता, देखो गोला गोल है ना, इसमें क्या शीर्ष, शंकु लोगे, ठीक है, शंकु लोगे तो इसमें भी शीर्ष होता है, शंकु में भी, बट गोला जो है उसमें कोई शीर्ष नहीं होता है, इसलिए 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 29, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, देखो वर्ग की भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी कह सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा 25, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 25, तो 25 4 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर होगा ना, सॉरी परिमाप होगा तो ओनली सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ भी 100 है बट वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर याद रखना, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर किसमें हो जाता है, वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है क्षेत्रफल में, बड़ी परिमाप निकालने बोला है। अगला वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है, कैसी आकृति, भाई 3 विमाएं होती है, त्रिविमीय होती है, ठीक है, 2 विमाएं होती है, द्विविमीय होती है। नेक्स्ट 3 विमाएं 3 डायमेंशनल बोलेंगे ना, 3 डायमेंशनल, इंग्लिश में सब लोग जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते ना। तो देखो एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x², क्योंकि x भुजा है। आंकड़े दिया हुआ इसका परिसर पूछा है, तो याद रखना परिसर बराबर क्या होता है, मैं बता दे रहा हूं, परिसर बराबर सबसे ज्यादा उच्च मान है वो, एक मिनट, परिसर बोले तो परिसर बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, क्या होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, तो सबसे बड़ा मान क्या है यहाँ पर देखो 10 है, उससे ज्यादा कुछ है क्या, नहीं 15 भी है, सबसे बड़ा मान क्या है 15 है ना, तो सबसे बड़ा वैल्यू है तो 15 है तो 15 लिखेंगे, और माइनस सबसे छोटा वैल्यू सबसे निम्न मान क्या है भाई 1 है, तो 1 15 में क्या, तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या 14 ऑप्शन में है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया जी, समझ में आया जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है, देखो क्या बोल रहा है,
एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी, यहाँ मान लो एक्स अक्ष है, यहाँ से 3 इकाई दूरी मान लो, 3 इकाई मतलब यहाँ मान लो 3 इकाई है। अब वाई अक्ष से कितना 6 इकाई है, वाई अक्ष से कितना है 6 इकाई है, ठीक है। मान लो वाई अक्ष से कितना दूरी है 6 और एक्स अक्ष से कितना है 3। तो इस बिंदु का अनुसंधान क्या होगा, तो भाई देखो एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है, देखो कितना दूरी पे 6 पे, तो 6 हो जाएगा, वाई पे कितना होगा 3 को याद रखना, तो 6,3 हो जाएगा, 6,3 ऑप्शन नंबर डी। समझ आया ना भाई। देखो आपको पूछ रहा है दूरी, ठीक है, निर्देशांक नहीं बोला है, आपसे पूछा एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी, तो मान लो ये एक्स अक्ष है, इससे 3 इकाई मान लो यहाँ पर होगा ना, अब इससे 3 इकाई होगा तो ये बिंदु कौन वाला कह रहा है भाई, एक्स वाई का कहलाएगा। अब वाई अक्ष से 6 मीटर दूरी, तो ये 6 का दूरी हो गया मान लो, तो ये वाला आपको पहला एक्स का दूरी कितना है तो 6 और वाई का दूरी कितना है तो वाई का दूरी 3। ये निर्देशांक लिखते हैं ऐसे, याद रखना। 0.0081 का वर्गमूल होगा, देखो ऐसा 0.0081 का पॉइंट काटो नीचे में 1 2 3 पॉइंट का 4 संख्या 4 जीरो, ठीक है। तो इसका वर्गमूल अब 0 खत्म, ऊपर क्या बचा 81 बटा बचा 1 के बाद 4 जीरो, ठीक है। तो 4 जीरो में से 2 वर्गमूल क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 81 वर्गमूल 9 हो जाएगा, यानी 0.09 हो जाएगा ना, 0.09 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। देखो दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कोई और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कैसे, जैसे एक पूर्ण संख्या वर्ग संख्या 4 हो गया, दूसरा क्या हो गया 9, क्या इसके बीच में कोई, मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है, इसीलिए 4 और 9 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। कोई होता है क्या, नहीं ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। इसको किस में अवरोही क्रम में रखा गया वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए अवरोही क्रम होता है क्या कि बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा क्या है, तो जब आप लोग भाग दोगे ना सबको, इसको भाग देना, इसको भाग देना, इसको भाग देना, पॉइंट वाला आराम से निकल जाएगा। तो पॉइंट वाला जब निकालोगे तो देखोगे कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा थोड़ा ये है और सबसे छोटा है ये, तो देख सकते हो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 11/15, 2/3 और 5/12। प्रश्न देखो 5/9 प्लस माइनस 8/9 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो चलो करते हैं, बस सरल है, सब लोग कर लोगे ना। देखो प्लस है और यहाँ पे क्या है -8/9, ये बस यहीं पर थोड़ा दिक्कत होगा। देखो 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस माइनस और 8 में 8 हो जाएगा, तो 5 में 8 8 में 5 क्या बचेगा 3, यानी -3/9 कटेगा, 3 कम 3 3 दिया 9, यानी -1/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देख लो, यदि a बराबर -1 b बराबर 2 तो a के पावर में b गुना b के पावर में a का मान क्या होगा। देखो अच्छा सवाल है, a के पावर में b बोले तो -1 के पावर में हो गया 2 और गुना, अच्छा गुना है, मैं प्लस दे दिया था, b के पावर में 2 के पावर में 1 -1, सॉरी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुना ये 1/2 हो जाएगा, गुना करके 1 कम 1/2, तो आंसर 1/2 क्लियर है। मैं इसको प्लस समझ लिया, इस वजह से गलती हो रहा था। अगला सवाल देखो क्या है, 120 डिग्री कौन को कहते हैं। 120 डिग्री क्या बोलते हैं, क्योंकि 90 से अधिक है 180 से कम है तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। रामानुज कौन है, वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, रसायन विज्ञानी की गणितज्ञ। तो रामानुजन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सॉरी गणितज्ञ थे भारत के, ठीक है। मतलब जो चना एक मुट्ठा उठाए ना तो एक बताया गया है, तो मुट्ठी को देखकर बता देगा उसमें कितना चना है। संख्या एबीसी के लिए कौन सही है, तो देखो ये इकाई में है, दहाई में है, सिकड़ा में, तो 100 ए होगा प्लस 100 बी होगा, 100 बी कहाँ है 100 ए क्या, सॉरी 100 ए सैकड़ा में है, बी 10 में होगा क्योंकि दहाई में है, 10 बी और प्लस सी अकेला है, डी में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय व्यंजक है। द्विपद, इसमें 2 पद होगा तो भाई साहब इसी में 2 पद है, इसमें बाकी सब में देखो एक ही पद है ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² या फिर 6l² या फिर 6e², कुछ भी बोल सकते हो। अगला, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या कौन है इसमें से, धनात्मक मतलब इसमें माइनस नहीं होगा, तो देखो इसमें भी माइनस, ये माइनस कट जाएगा, ये भी, ये देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से में धनात्मक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो भैया आपका 45 में 2 गो है, मतलब परिमेय संख्या तो सब है लेकिन धनात्मक पूछा है। देखो ये धनात्मक है, लेकिन आप इसको भी धनात्मक ऋणात्मक नहीं कह सकते हो क्योंकि इसमें माइनस करके भी धनात्मक ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि चलो धनात्मक पूछा तो इसमें माइनस नहीं है तो इसी को बोल सकते हैं, हम लोग बोल देते हैं, लेकिन हालांकि ये भी होना चाहिए आंसर, ठीक है। थोड़ा सा फॉल्ट किया यहाँ पर। आपको इसका घनमूल पूछा है 32,768 का, यानी 32.768 का आपको घनमूल पूछा है, ठीक है। तो इसका घनमूल आप लोग निकाल लेना, इसका जो घनमूल आप लोग निकालने आएगा, जो कैसे निकालोगे मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। 46 नंबर कैसे करोगे, 46 नंबर का जो देखो क्या है घनमूल, तो घनमूल में क्या 3 को मेरे को निकलता है ना, तो घनमूल में सबसे पहले जो पॉइंट है उसको काट लो, 32.68768, ये पॉइंट काटोगे नीचे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब 1000 का वर्गमूल कितना 10 हो जाएगा। अब इसका आप लोग सॉरी वर्गमूल बोल रहे हैं, घनमूल बोल रहे हैं,
हाँ, हर जगह घनमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका घनमूल, और इसको घनमूल निकालना आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं बता दे रहा हूँ 46 का, याद रख लो आप लोग 46 का घनमूल निकालना, और 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3.2। नेक्स्ट है 11/25 भागा दिया है -11/25 में रिक्त स्थान में क्या होगा। ये आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है इसमें। रिक्त पद में क्या होगा, सिंपल सा आप भागा बोला है और वही चीज भाग दिखा रहा है, सिर्फ माइनस लग जा रहा है, तो क्या होगा बताओ, सिर्फ माइनस का ही तो हेरा फेरी है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ। 47 का देखो ऑप्शन में क्या क्या है, -5/8 में, तो यहाँ -5/8, 3/4, -3/4, 5/8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ना 1 होगा। ठीक है, मतलब -1 होगा, -1 होगा तभी यहाँ पर इतना आएगा, -1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो -1 तो ऑप्शन में ही है, नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बोलना क्या ये क्वेश्चन सही है, हो सकता है मुझे कुछ फॉल्ट हो, कमेंट करके जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.25 का वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल भाई लिख ही सकते 0.25, पॉइंट काटो नीचे में 100 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 100 का 10, 10/50 यानी 0.5 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यदि 2 के पावर में x+3 है बराबर 2 है तो क्या x का मान क्या होगा। अभी बताया मैंने a के पावर में m बराबर a के पावर में m, यहाँ आपका तो पावर वाला बराबर कर दो, इधर भी 2 इधर भी 2, तो x+3 उधर क्या है पावर में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1 - 3 यानी आ जाएगा -2। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण, 3D यानी 3 डायमेंशनल होता है, तो 3 डायमेंशनल होता है गोला में। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड सब होता है, लेकिन जिसमें आके 2D है ना ये सब है, जिसमें एक्स और वाई एक्स होता है। तो ये दोस्तों मैथ का 50 क्वेश्चंस, 50 टॉप क्वेश्चंस, और इसी में से एग्जाम में बहुत सारे आएंगे, इसी पैटर्न पर आएंगे। आगे और वीडियोस आएंगे, उसको जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।